अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो हो गया है और उस हवाले से इलेक्शन की सरगर्मियां जो हैं वो राब्तों की हद तक फ़िल वक्त महदूद हैं और ज़ाहिर है कि आगे चल कर ये ज़मीन के ऊपर भी अवामी राब्ते की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाएंगी। लेकिन दिखाई ये देता है कि इस वक्त किसी को बयानिए की तलाश है, किसी के पास बयानिया है और कोई जो है बहसीत सियासी जमात अपनी शनाख्त के लिए कोशां है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसा मंजरनामा नज़र आ रहा है कि जिसमें सियासी जमातों को ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से ना सिर्फ संजीदा चैलेंजेस बल्कि मुश्किलात का भी सामना है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये सियासी जमातें जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब सुपर लाडला भी डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी पार्टी जो है अब किंग्स पार्टी भी डिक्लेयर हो चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि जो सहूलतकारी उधर हो रही है उसके नतीजे में इन इंतखाबात की शफाफियत जो है वो एक चैलेंज होगी। इसमें देखना यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अभी तक टेक ऑफ नहीं कर पाई है और ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन के हवाले से भरपूर मुहिम शुरू होगी तो उनको मज़ीद मुश्किलात का शायद सामना करना पड़े, क्योंकि उसके अंदर जो लोग शामिल हैं उनको एक बैकलैश जो है उसकी मिलने की भी तवक्को की जा रही है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो बच जाएगी वो शायद इंतखाबात का हिस्सा हो, लेकिन इस सब के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी क्या वो पाकिस्तान को एक सियासी इस्तेकाम जो है वो दे पाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो कल के हलीफ थे आज यकीनन उन्होंने हरीफ ही होना है, इंतखाब एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है, लेकिन शकूक व शुबहात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर गहरे होते चले जा रहे हैं। उनको ये भी शुबा है कि सिंध के अंदर उनकी क़ुव्वत जो है उसमें नकब लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और ये जो सियासी इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं ये इसी का सबब हो सकते हैं। इस हवाले से ये जो मंजरनामा है इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रवजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। रफ़ीक रजवाना साहब, ये फरमाइएगा कि आप 2018 की बात करते थे, आज जब 2023 और फिर 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उसी प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं जो 2018 में किसी को वज़ारत उज़्मा पर लाने का सबब बना था और अब उनको भी जो है सुपर लाडला और आपकी पार्टी को जो है वो किंग्स पार्टी करार दिया जा रहा है। सबसे पहले नदीम साहब शुक्रिया। मुझे तो आपके इंट्रो पे जरा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपने लफ्ज इस्तेमाल किए कि इनको लाडला डिक्लेयर किया जा चुका है। डिक्लेयर की बजाय आप कोई और बात करते, चेन में गोलियां और स्पेकुलेशन या दूसरी सियासी पार्टी जो गुफ्तगू कर रही है उसके हिसाब से बात करते। फिर आपने कहा ये किंग्स पार्टी डिक्लेयर की जा चुकी है, तो इस पर मुझे एक जायज किस्म का एतराज है। इन दोनों लफ्जों पे आप किसी और तरीके से ये मुद्दा बयान कर सकते हैं। देखिए, सारी सियासी ठीक है, जमातें जो हैं इस मौक़िफ़ का इजहार देखिए, कर रही है। मैंने तो वो मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया है। नहीं, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है डिक्लेयर करने का, हाँ, तो इस पर डिक्लेयर करने से मुराद ये होता है कि किसी अथॉरिटी ने किसी ने डिक्लेरेशन दे दिया है कि ये बस इस तरह है। सर हाँ, आपकी हलीफ जमातें ही है ना, उन्होंने ही आपको कहा है कि जी ये किंग्स पार्टी है, ये अब सुपर वो लाडला है, तो ये हजूर उसको क्या कहूँ मैं। नबील साहब देखिए, बात की गुफ्तगू तो होगी। आपने लफ्ज डिक्लेयर करना जो है वो मेरी नजर में नामुनासिब इस्तेमाल किया, माजरत के साथ।
कहने में मुझे कोई एतराज नहीं, जो मर्जी कहे, आपका राइट है और दूसरी पार्टियों का राइट है कहना, हमारा राइट है जवाब देना। तो इस पर मेरी बस इतनी सी गुफ्तगू है, इतनी गुजारिश है, अब अपने सवाल को दोहराइए। मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा था कि आप 2018 की बात करते थे, अब यही इल्ज़ाम जो है वो आपके ऊपर आ रहा है कि आप भी उसी प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं जहाँ से रास्ता जो है वो इक़्तिदार को जाता है, और अब आप भी सुपर लाडले हैं। अब आप भी ये कहा जा रहा है कि किंग्स पार्टी जो हैं वो हैं। ये कहने में तो जो मर्जी कहें, इमरान खान साहब जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हुआ और इलेक्शन वाले दिन जो कुछ हुआ और जिस तरह से टिकटें वापस हुई और जिस तरह से लोगों को रोका गया, ये उस वक्त की बात थी। आज तो अभी इलेक्शन की तारीख, अभी सिर्फ तारीख आई है, इलेक्शन का शेड्यूल या इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अभी नहीं आया। ऐसी कौन सी बात, कहने को तो बहुत कुछ मेरे दोस्त और भी कहेंगे और कहते भी हैं कि क्या क्या हुआ जी, इससे जाहिर होता है आप लाडले हैं, फला है। ये बता दें मुझे कि इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के सिलसिले में आज तक ऐसी कौन सी बात हुई है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फायदा मिल गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई बैलेट बॉक्सेस भरे गए, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन हो रही है किसी और तरीके से और प्रो PMLN बंदे कुछ इकट्ठे किए जा रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत की एक तारीख है, जब भी ऐसी सूरत हाल होती है, सारी पार्टियों ने अपना अपना इक़्तिदार एंजॉय किया, तो मियाँ साहब जो वापस आए हैं, मियाँ साहब ने जो जलसा किया है, लोगों को इंतजार था। तो फिर अब इस वक्त लोग देख रहे हैं कि इस वक्त मियाँ साहब जो है पॉपुलर लीडर हैं, तो इस वक्त वो चांस ले रहे हैं और इसी हवाले से ही ये गहमा गहमी शुरू हुई है, नंबर एक। नंबर दो, अगर दूसरी सियासी पार्टियां इस तरह के इतराज न करें तो फिर उनकी पॉलिटिकल माइलेज जो है, इस तरह के इतराजात के बाद कैसे बनेगी? ये पॉलिटिकल माइलेज जो मैं कह रहा हूँ, इस पॉलिटिकल माइलेज का उनको फायदा होता है, नुकसान होता है, मगर इससे अभी से नेगेटिव इंप्रेशन बिल्ड किया जा रहा है, नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी बात रिजल्ट की जो है मुस्लिम लीग नून जीत जाए तो हम कहेंगे हम तो पहले से ही शोर मचा रहे थे। वेट एंड सी, ऐसी खुदा ना खासा कोई बात होती है तो फिर उस पर आवाज उठाए, बिल्कुल राइट बनता है आपका। इलेक्शन को, इलेक्शन के शेड्यूल आने से पहले, पोलिंग डे से पहले, ठीक है, प्री पोलिंग रिगिंग भी लोग कहते हैं होती है जी, तो प्री पोलिंग रिगिंग कौन सी ऐसी हुई है जिसको अभी से मुतनाज़ बनाया जा रहा है? हमारी पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। इत्तेहाद बनते रहते हैं, सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है, जमहूरियत का हुस्न, इत्तेहाद बनते हैं। तो अभी आपने कहा जी कि पीपल्स पार्टी को सिंध में नकब लगाना, नकब लगाने की बात नहीं है। सिर्फ पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी सियासत करेगी, हमारा भी राइट है कि सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, हर पार्टी का राइट है। मैं इस तरफ आता हूँ ज़रा, ये जो सियासी सूरत हाल है, लेकिन शैला रज़ा साहबा, आपने रफ़ीक रिजवाना साहब को बात सुन ली है। वो मतलब वही कह रहे हैं कि क्या ऐसा इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, क्या ऐसी सहूलतकारी हमारी होगी है कि जिसकी वजह से आप लोग सुपर लाडला भी कह रहे हैं, किंग्स पार्टी भी कह रहे हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह के इसके नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब आते हैं तो ये शफाफ सूरत हाल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखें रजवाना साहब, ये मौक़े ख़ुद अता हुए हैं PMLN की तरफ से कि उनको इस तरह से कहा जाए और उनके बारे में इस तरह से सोचा जाए। जब नवाज़ शरीफ साहब बीमार थे और बाहर गए, हमने भी सपोर्ट किया और वो बाहर चले गए। वो जब तक बाहर रहे, उन्हें इलाज कराया नहीं कराया पूरी दुनिया को पता है, हमने एक लफ्ज़ नहीं बोला। उनके भाई वज़ीर आज़म रहे 16 महीने, वो उसमें नहीं आए, हमने एक लफ्ज़ नहीं बोला। ठीक है, हमारी उस वक्त ताल्लुकात थोड़ी दराड़ आई जब मूवमेंट चलाने की बात की गई, तो हमने कहा कि आप नवाज़ शरीफ साहब को बुलाएं। कोविड ख़त्म हो चुका था उस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा जी जान को ख़तरा है, वो नहीं आएंगे, और बुरा माना गया इसका। अब 16 महीने के बाद जब वो आते हैं
तो बाकायदा एक माहौल बन जाता है और उसमें जो है एम्बेसडर आके उनको वहाँ पे रेड कारपेट देता है, यहाँ पे जो है उनको प्रोटेक्टेड बेल मिल जाती है, यहाँ पे उनको उनकी अपील का ख़त्म हो जाता है, वो हो जाता है। यहाँ पे जो है ऐसी हमें देखें, ये उनका राइट है कि उनको जो है किसी भी पार्टी से कोई भी पार्टी जाके इत्तेहाद करे किसी भी सूबे में, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट में उनके ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में और नून फेडरल में हमें लोग नज़र आते हैं। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी है जिसकी सिंध में हुकूमत थी लेकिन उसका अपना वहाँ गवर्नर नहीं है। पंजाब में गवर्नर नून लीग का, केपी बलोचिस्तान में देख लें किसका, और हर गवर्नर हाउस पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे भी आप जिस पार्टी से इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं, गो के दोनों के पास सिंध में कुछ नहीं है, उनका भी गवर्नर हाउस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और हम ये भी महसूस करते हैं कि कुछ ऐसी पार्टीज़ जिनकी कोई वर्थ नहीं है, जिनके लिए बहुत कुछ मरियम साहिबा ने भी कहा, वो जो स्विच के हिसाब से चलती हैं, स्विच ऑन हुआ उनको जहाँ बिठाना है, जहाँ स्विच ऑफ हुआ उनको हटाना है, वो भी आपके साथ मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो उस दिन हैरान रह गए जब ख्वाजा आसिफ ने दो बातें की। पहली बात एक दिन उन्होंने की कि जो लोग भेजते हैं, जो ताकतें, उन्होंने भेजा था नवाज शरीफ साहब को। फिर उस दिन आपका वो बयानिया ठस से धड़ाम से गिर पड़ा ठोस होके, जब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये तो फिक्स्ड मैच था। तो वो जो आपका बयानिया था कि अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए, वो कहाँ गया अगर फिक्स्ड मैच था? मैं आता हूँ शैला रज़ा साहिबा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। वक्तन फवक्तन अपने आप को डिक्लेयर करना कि मैं पसंदीदा हूँ। मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। इसमें अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान है, असल जो इलेक्शन की मुहिम है उस वक्त शुरू होगी, और आप ये समझते हैं कि इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो उस कैफियत में हैं जहां वो अपने लिए आने वाले दिनों के लिए अपने अपने बयानियों को सेट कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक ऐसी सूरत बेयकीनी की पैदा हुई है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकल इसकी डेट अनाउंस करके एक उस हैजान आमेज़ कैफियत से निकालने की कोशिश की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इसको डिले किया है, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को एक एब्सकॉन्डर, एक कॉन्विक्ट उनको बुलाया गया और उनको ऐसा लगता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत है जो कानून और आइन की पाबंदियों में रह के काम करे, उस काम के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक बादशाह सलामत को लाके इंस्टॉल करना है यहाँ। नहीं, उसमें फिर अहमद अवैस साहब, चूँकि आप कानूनदान भी हैं, मेरा आपसे फिर वही सवाल है कि आप ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जिस केस में सज़ा दी गई थी वो वाकई उनकी सज़ा बनती थी? मतलब अगर एक बंदे हर तरफ से आप ये ना करें कि गलती जो है वो एड्रेस नहीं होनी चाहिए, अगर वो आ गए हैं, उन्होंने आके सरेंडर कर दिया, ठीक है, अदालत जाने वो जाने। मेरी बात सुनिए ना, आप सज़ा की बात करें, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। सवाल ये है कि उनको सज़ा जो है वो तो दो जज साहबान ने वो उकामा का जिक्र कर दिया, लेकिन दो जज साहबान ने, जस्टिस गुलजार साहब जो चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब वो भी चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन दोनों ने तो उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके हैसियत से बढ़ के जो उन्होंने एसेट्स अपने एक्यूमुलेट किए, वेल्थ एक्यूमुलेट की, उसकी बुनियाद के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया था, और वो एसेट्स आज भी उनके पास हैं। वो तो जीता जागता सबूत है उनकी करप्शन का। वो एवन फीड की प्रॉपर्टी और वो अजीज़िया की प्रॉपर्टी वो आज भी वहाँ मौजूद है, आज भी ये वहाँ पे उनके तसरुफ़ में है, ये वहाँ पे रहते रहे हैं, अभी भी इंग्लैंड में, लंदन में वहाँ पे थे ये। तो ये इस प्रॉपर्टी की जस्टिफिकेशन तो कोई भी नहीं दे सका, ना ये दे सके हैं।
क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब ली गई थी इनकी औलाद की इतनी उम्र नहीं थी कि ये प्रॉपर्टी अपने बिजनेस की बेस के ऊपर इसको एक्वायर कर लेते या बना लेते। तो इसलिए इनके ऊपर करप्शन का चार्ज तो मुस्तनद है, उसका तो कोई अनरिबटेबल प्रूफ है, कोई उसकी किसी तरीके से भी वो उसको जवाब मैं अगर आपकी अहमद उवैस साहब बात मान लूँ ना, तो पनामा में से फिर कामा क्यों निकला था? फिर पनामा में से करप्शन निकलनी चाहिए थी। वो जी अकामा तो निकला ना कि वो भी एक करप्शन का मतलब वो भी तो एक मज़े खेज सूरत हाल थी ना। कंपनी बनाई, कंपनी में ये शो किया कि मेरे बेटे की कंपनी है, फंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, और फंड को वो एक उन्होंने उस एक तसलसल को लेकर आए थे। लेकिन उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज जो हैं, आप उसको जजमेंट तो पढ़ें कभी आप, जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है उस जजमेंट को पढ़ें, और उसके साथ वो सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। जब वो इंक्वायरी हुई थी, JIT बनी थी, और वो पूरी डिटेल इंक्वायरी को सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि ये इनोसेंट है। अगर ये इनोसेंट है तो फिर तो जी मैं आता हूँ अहमद उवैस साहब। अब रफ़ीक रिजवाना साहब, ये जो सूरत हाल है, मतलब ठीक है, इसका जवाब बहुत दफ़ा दिया जा चुका है, ये रेपिटिशन ही होगी, लेकिन चलें आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वैसा मेरे दोस्त भी हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड, हमारे एक दूसरे के साथ एहतराम का रिश्ता है, मगर हम वकील जब बहस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। तो मुझे ये थोड़ी सी हैरानी भी हो रही है कि जो ताहयात नाअहली है मियां नवाज शरीफ अकामा वाले केस में, उसको ये डिफेंड कर रहे हैं या पता नहीं उसके हक में बोल रहे हैं। मुमकिन है मैं गलत समझ रहा हूँ। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बाद केसों में कह दिया, ज़बानी कह दिया, दैट वाज अ ब्लैक लॉ। ठीक है जी। जहाँ तक JIT और सारा कुछ है, उस पर मैं बात करूँ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, मगर मैं इसीलिए वकील हूँ, हम नहीं चाहते कि वो एक बहस है अदालत में केस जेर समाअत। मरियम नवाज उससे बरी हो गए। नैब के जो केसेस थे, नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में अपने व्यूज दिए हैं, अपने फैसले। ठीक है, वो अपील जेर समाअत है, इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना ही मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, ना मैं डिफेंस काउंसिल हूँ, मैं एक वकील हूँ। मुस्लिम लीग नून की बात बाद में करूंगा। एक केस चल रहा है, जेर समाअत है, उस पर ये कहना मेरी नजर में नामुनासिब है कि वो प्रूवन केस है, वो मुकम्मल करप्शन साबित हो चुकी है, अपील जेर समाअत है, सजा सस्पेंड हो चुकी है, तो उसको जो अपील का फैसला होगा उसके वो उसका होगा। अच्छा, मैं अब इसमें रफ़ीक रिजवाना साहब रास्ता नहीं था, तो अब हमें कोई यहाँ ना कोई प्रोसिक्यूटर है ना डिफेंस काउंसिल है, तो इसको एक मतलब स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर हम कहें, और ये स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि वो ये फैसला सही था या गलत था। माजरत के साथ, मेरे अवैस साहब से माजरत के साथ, हम अपना अपना एक व्यू पॉइंट दे के उसके बाद आगे चले, ताकि ये तासुर ना हो कि शायद हम किसी माइंडसेट में बैठे हैं, उसी माइंडसेट से मियां नवाज शरीफ अगर मुझे पसंद है तो मैं कहूँ सब ठीक है, अगर पसंद कोई और लीडर नहीं है तो मैं कहूँ सब गलत है। वी शुड हैव अ बैलेंस्ड व्यू, ताकि सुनने वाली आवाम जो है उनको भी एक बैलेंस्ड व्यू दें आप, ताकि उनको भी जेल में कोई चीज बैठे, वो भी आगे चले, पाकिस्तान को आगे ले चले। जिसके साथ ज्यादती हुई है उसका इंसाफ होना चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए, और जिसके साथ नाजायज हुआ है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस तरह से नैब ने विक्टिमाइजेशन की है सारों को पता है। ठीक है जी, तो आगे चले, जो कानून अपना रास्ता लेगा लेगा। एक मियां साहब को पूरी जमानत मिल गई है या उनके आने पे मिल गई है, तूफान खड़ा हो गया है भाई। अगर तकलीफ है तो नैब को आप कहें कि नैब जाके उसको वो कर लें। ठीक है, मैं आता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब। बात है, आगे चले तो पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की मईशत की बात करें, पाकिस्तान के सियासी माहौल की बात करें, तो अगर जिनके अभी कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, तो फिर इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद ने मियां साहब को ये छोटा सा रिलीफ दिया है, असल अपील तो करने गए, मामूली सा एक रिलीफ दिया है, तो इसका मतलब मैं रिजवाना साहब मैं आता हूँ, ये इसका आ गया जवाब जी। मैं आता हूँ अब। शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल है कि आप ब्रैकेट कर रहे हैं
मुस्लिम लीग नवाज़ को कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से आगे आ रहे हैं और मामला जो है इसमें एक सहूलतकारी का है। कल को इंतखाबात होते हैं और आपको मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ दोबारा जाना पड़ता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? अच्छा देखिए, सिर्फ हम नहीं कर रहे, मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा बैठे हुए थे परसों प्रोग्राम में, अली गौर बलोच थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद बैरिस्टर और ये बिल्कुल गलत तरीके से सहूलतकारी हुई है। तो सिर्फ हम नहीं कर रहे, जो जो कानून जानता है वो बात करेगा। और भाई हैं मेरे रजवाना साहब, अभी वो कह रहे थे कि बिल्कुल गलत केसेस हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत केस में फांसी दी गई, लेकिन आज तक जो है हम अदालत ही के सामने खड़े ना। अदालत का तरीक़ाकार है, अदालत से हुई है, अदालत ही उनका रेफरेंस सुनेगी। जरदारी साहब को जो है वो बग़ैर सज़ा दिए केस चलने के दौरान, वो भी फजूल किस्म के केसेस, 11.5 साल जेल काटनी पड़ी। कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता कि बग़ैर सज़ा के 11.5 साल किसी ने जेल काटी हो। फिर आप ये देखिए कि जब किसी का दिल चाहता है वो झूठे केसेस ऑन कर देता है। अच्छा, एनआरओ क्या था जिसमें ये बात डिसाइड हुई थी, जिसको कहते हैं सब सीओडी में और सब में, कि भाई वो केसेस जो कि 10 साल से ज़्यादा हो गए और सियासी बुनियाद पे एक दूसरे से बनाए गए हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकला, उनको चलाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो वो चल के ही ख़त्म हो रहे थे ना। वो सिर्फ जरदारी साहब पे चले, 8,000 से ज़्यादा लोगों पे थे, सबसे ज़्यादा उसकी बेनिफिशरी एमक्यूएम थी, लेकिन जरदारी साहब पे ही हुए और वो उनका कोई सर पैर नहीं है। ब्लैक प्रिंस केस, BMW केस, और जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है ओए होए पीपल्स पार्टी को कैसे रस्सी डालें, वो उन पे कर लेती है। तो अदालत में ही जाना पड़ता है ना, या बार बार हम डिसाइड कर लेंगे वो झूठे थे, ये वो है। नहीं शैला तो रज़ा साहब, पता है प्रॉब्लम है? क्या है कि मेरे केस मेरे मामला नहीं उस नौइयत के, दूसरे के मामला जो हैं वो ठीक हैं। अब अगर तोशाखाना रेफरेंस देखा जाए और आपके ये केसेस देखे जाएं तो बात तो एक ही है। देखिए, मैंने तो नहीं कहा कि तोशाखाना रेफरेंस जो है उसमें कौन गिरफ्तार हो कौन नहीं हो। मेरी तो गवर्नमेंट के अंदर वो अरेस्ट नहीं है ना। मैंने तो नहीं बुशरा बीबी को जो है वो बुलाया हुआ अदालत में कि मैं कंप्लेनेंट हूँ। हाँ, फरियाल साहिबा जो है वो इसलिए अदालत में खड़ी हुई थी कि वालिद के मरने के बाद उनकी कंपनी उनके पास आई और किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी से बैंक के थ्रू 1,40,40,00,000 की ट्रांजैक्शन हुई थी। मेरी तो गवर्नमेंट में बुशरा बीबी नहीं खड़ी ना, मैं इनकी गवर्नमेंट में फरियाल साहिबा अरेस्ट थी। अच्छा, अब इसमें ये डिफरेंस जान के जीना चाहिए। मैं आता हूँ। अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल है, देखिए इससे तो दिखाई ये देता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे कोई भी मुबर्रा नहीं है। वो शायद खाकान अब्बासी साहब की एक तजवीज़ आई थी, मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बात कही थी कि आप एक ट्रुथ कमीशन बना दें और फिर मामले को वहाँ फुल स्टॉप लगाएं और आगे बढ़ें। देखिए, बात मैं आपको बताऊं, ये जो सिलसिले चल पड़े हैं ना, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सियासतदानों का है। एस्टेब्लिशमेंट को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है कि सारे सियासतदानों ने अपनी दाढ़ी उनके हाथ पकड़ा दी है और वो एक ऐसा अजीब खेल खेल रहे हैं जिससे पाकिस्तान को इंतहाई नुकसान हो रहा है, पहुंचेगा और मज़ीद पहुंचेगा। मैं आपको बिल्कुल ये बात जो है एक इम्पार्शल होकर बात कर रहा हूँ कि ये बयानिया तो हर एक ने अपने अपने वक्त पे अपनाया है। अब मामला जो है वो अब जो उसको सियासी सूरत हाल के मुताबिक ढालने की कोशिश करें और सियासी मैदान के अंदर ही आगे अगर निकलेंगे और पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। किसी ने पार्लियामेंट को भी तो मजबूत नहीं किया ना। मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट तभी मजबूत होगी कि आप, पहली बात यह है कि इंतखाबात स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन एंड और कानून के तहत आप इलेक्शन करवाइए। किसी से आप जो है वो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ना करें। हर एक को इक्वल फील्ड जो है वो लेवल फील्ड जो है प्रोवाइड किया जाए, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और उसके बाद वोटर जिसको वोट दे देगा, जो पार्टी बन जाती है कामयाब होकर आ जाती है, उसको हक हासिल है कि 5 साल के लिए हुकूमत करे। जब ये
कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को एक्सेप्ट करना होगा। कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये मामलात जो हैं ये अपने आप बाकी ताकतें जो आगे बढ़ के हमारे ऊपर इस वक्त हावी हो चुकी हैं, दे विल बी श्रिंकन टू देयर साइज, दे विल कट टू देयर साइज। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं इस वक्त। सही है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शैला रज़ा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कह लें, फिर मैं रिजवाना साहब से ज़रा बात करता हूँ। देखिए, मैं यही कह रही थी कि अदालतों के जो भी फैसले हों, गलत हों सही हों, उन पे अमल ज़रूरी होता है और उनको गलत साबित करने के लिए, उनसे रिलीफ लेने के लिए आपको अदालत ही में जाना पड़ता है। और अगर वहाँ से कोई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो जाए जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, जो आइन में नहीं है, तो उसको रिलीफ कहते हैं, सहूलतकारी कहते हैं। सेकंड ये कि अवैध साहब देखिए, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, उसमें ट्रुथ कमीशन भी था जो कि इनकम्प्लीट एजेंडा है, लेकिन आपने अपने वक्त में हमेशा उसको मजाक उड़ाया। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सबुटैज नून लीग के ज़माने में भी किया गया। और ये जो इंतकामी कार्रवाई का मामला है, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था सिवाय हामिद अली काज़मी के, जो कि आज़म सवाती जो कि उस वक्त नून लीग में थे, वो कुरान लेके गए थे कि उनके पास सारे सबूत हैं। 4 साल ना अदालत ने बुलाया ना वो गए, और फिर हमारी हुकूमत के बाद हामिद सईद काज़मी जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो जब हुकूमतें होती हैं ना तो किसी को नैब समझ आ रहा था, ना 62-63 समझ आ रहा था, और ना ही इस तरह की चीज़ें समझ आ रही थी, ना आपको समझ आई ना नून लीग को समझ आई। तो हमने तो भुगत लिया, क्योंकि हम हर दौर में जो हैं वो एहतसाब के लिए रेडी रहते हैं। आप लोगों के मसाइल हैं और आप ही लोग का मसला है, और इस वक्त भी जो नहीं भुगत सकते वो अपने फ़ायदे के लिए जब सहूलतकारी लेंगे, तो फिर देखें वो जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था ना, अब वो उनका नहीं रहा। अब वो हो गए हैं ताकत से भीख लो, मुकदमों को झोंक दो और आवाम को छोड़ दो। तो ये अगर होता रहा ना तो बस होता रहेगा, क्योंकि आप भी यही कहते थे कि सियासी जमातों से नहीं बात करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, मेरी हुकूमत गिरा दी है तो इससे अच्छा बॉम्ब मार दिया जाता। तो अगर सियासी जमातें इस सोच की हैं कि अपनी सहूलतकारी करें, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता जो आप। अच्छा, और अभी भी यही हो रहा है। रफ़ीक रिजवाना साहब, एक तो ये जो बात की है शैला रज़ा साहबा ने, दूसरा ये है कि ज़ाहिर है वोट को इज़्ज़त दो से अब आप मफाहमत के रास्ते पर जो हैं वो चल पड़े हैं, और सूरत हाल जो है उस हवाले से पार्टी के अंदर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पाए जाते हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को आने वाले इलेक्शन में ऐसा ताकतवर बयानिया बनाने में मुश्किल है कि जो आवाम को जो है वो उनके दिल में घर कर सके? नदीम साहब, सबसे पहले तो आजकल हम जब प्रोग्राम पे बैठते हैं ना, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में डिबेट सोसाइटी, ठीक है, एक तरफ रोस्टम होता था फॉर और दूसरी तरफ रोस्टम होता था अगेंस्ट, ठीक है। तो मैं अगर अगेंस्ट वाले उस पे रोस्टम पे खड़ा हूँ और डिबेट सोसाइटी का वो हिस्सा हूँ, वो पार्ट जिसने अगेंस्ट बोलना है, तो मेरा ये फर्ज बन जाता है कि मैं सही भी हो तो खिलाफ बोलूं और गलत हो वो तो खैर आपने बोलना ही बोलना। अब मेरे समय, मैं किसी और के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली मोहतरमा है हमारे दोस्त अवैध साहब है, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं नहीं बात कर रहा, आपको भी पता है, मुझे भी अवैध साहब जानते हैं। बात ये है कि जितने भी आप प्रोग्राम करते हैं, सिवाय इसके कि हम दूसरी पार्टियों के खिलाफ बात करते रहे और कहें ये हकायक है, और दूसरे साहिबान किसी और पार्टी के खिलाफ बात करते रहे और वो कहें हकायक है। अब इस पर जरा रुक जाए, इससे क्या हम लोगों को इस गुफ्तगू से क्या तासुर देते हैं, सिवा इसके कि आपके चैनल मसरूफ रहे और दरमियान में आप जो है ना वो कमर्शियल चलाएं और हमारी बहस में आप कमाई करते रहे। आइए कोई पाकिस्तान की बात करें, आइए तो पाकिस्तान की तालीम की बात करें, आइए पाकिस्तान की मईशत की बात करें, आइए पाकिस्तान की खाद्य पॉलिसी की बात करें,
ठीक है हुकूमतों ने करनी है, मगर हम सारे थोड़े बहुत बाशऊर लोग हैं। हम एक छोटे छोटे जाती कामों, जाती एतराजात सही या गलत, मैं ये नहीं कहता सारे एतराजात गलत है और सारे सही है, उनसे अबव हो गए, लेट्स गेट अप फ्रॉम आवरसेल्व्स और ऊपर उठे। मैं रफ़ीक और रिजवाना साहब आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन क्या किया जाए कि आपकी लीडरशिप जब बयानात देती है और फिर वो दोहराए जाते हैं तो उसमें बात करनी पड़ती है, क्या किया जाए? नदीम साहब सुनने बहुत कुछ तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपका एक प्रोग्राम है तो आपने उसी हिसाब से करने हैं। सुबह शाम मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सुबह से शाम मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब, इमरान खान साहब, यही बातें आप कराते रहते हैं और हर तरफ से आते हैं। कोई किसी को डिफेंड कर रहा है, कोई किसी के फार है, किसी के अगेंस्ट है। वो बातें तो हो रही है, सहूलतकारी है, नहीं सहूलतकारी है जी, ये हो गया, फला हो गया। मैं तो इस तारीख में पढ़ना ही नहीं चाहता कि किस किस को सहूलतकारी होती थी, किसको नहीं होती थी, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले ही दिनों में 14 मार्च की मखलूत हुकूमत चली और उस चलने के बाद अब एतराज़ात आ रहे हैं, चलो ये आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स गो अहेड। अब क्योंकि इलेक्शन का वक्त आ गया है, अब एक इलेक्शन के वक्त एक अजीब जो है ना वो चीजें निकल रही है, निकलती रहती है कि मैं जब तक दूसरी पार्टी को खुदा ने खासा पूरा नहीं दूंगा, मेरी पार्टी को शायद लोग अच्छा इतना ना समझे, तो मैंने दूसरे के नकायस निकालने हैं। भाई अपनी अपनी खूबी बयान करो, दूसरों के नकायस हैं तो उसको एक लार्जर स्केल पे आप बता दे। छोटी छोटी निटिग्रिटी में जाएंगे तो फिर ऐसे लगता है कि ये किसी देहात के यूनियन काउंसिल का इलेक्शन और धड़ेबंदी हो गई है। प्लीज लेट्स अवॉइड दिस। मैं आता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब, क्योंकि आपने ये सारी गुफ्तगू की है। शैला रज़ा साहब, आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में जाती हैं तो वो अवामी मंशूर ही लाती हैं ना। मसलन अगर मैं बात करूँगी तो मैं अपनी कारकर्दगी पे करूँगी कि सिंध में बेहतरीन सेहत की सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम का बनना, अपने अपने बलबूते पे सूबे के नेशनल ग्रिड को 600 मेगावाट बिजली देना, 18वीं तरमीम के साथ सबसे ज़्यादा बिजली बनाना, ये यूनिवर्सिटीज़ बनाना 15 से ज़्यादा, बहुत सारी जो भी होगी। और अगर मैं दूंगी फिर फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, तो फिर मैं वही बात करूंगी कि हमारे दौर में जीडीपी क्या थी, हमारे दौर में ज़राई एक्सपोर्ट कहाँ पहुंची, हमारे दौर में किस तरह से हमने जो है वो सी पैक की बुनियाद रखी, किस तरह। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आवाम के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हम आवाम ही के लिए कर रहे हैं ना। और जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो उसमें भी आवाम ही मद्देनज़र होती है कि अगर आवाम को इस तरह इंसाफ नहीं मिलता और किसी एक शख्स को इस तरह मिल रहा है और उसको आने से पहले पूरे वहाँ पे दूसरे मुल्क में और यहाँ पे उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया जा रहा है, तो फिर लाडलाई प्लस होगा ना। और वो पार्टीज जिससे उसके कोई कहीं से केमिस्ट्री नहीं मिल रही, जिसके खिलाफ 3 दफ़ा ऑपरेशन हो गया, जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं है, आप उससे या बाप पार्टी से मिला रहे हैं। तो बाप पार्टी के बारे में मरियम साहिबा क्या कहती थी, उनका बाप कौन है, बाप का बाप। तो ये वो सारी पार्टीज है ना जिनको आप कहते हैं कि स्विच के हिसाब से चलती है, स्विच ऑन करो जहाँ बिठा दो, स्विच ऑफ करो जहाँ से हटा दो। तो फिर बात तो की जाएगी ना। हाँ, इलेक्शन से कौन घबरा रहा है, कोई नहीं घबरा रहा। जलसा हो रहा है आज हमारा मिट्टी में, हम यहाँ बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान से गए नहीं लोग। इतना बड़ा ग्राउंड है कि उसको या तो सिर्फ बारिश भरती है या हम भर सकते हैं। ना हैदराबाद के लोग गए, ना हम गए, ना शिकारपुर सक्खर के लोग गए, सिर्फ वहीं के हैं, मीरपुर खास डिवीज़न के। अच्छा, और वो भी सिर्फ उमरकोट और मिठी के। अच्छा, अब आज सारे कैमरे छुपे, आज कोई नहीं कह। सही है। मैं आता हूँ शैला साहबा। अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा कि ये अब देखें इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन के अंदर इस वक्त जो एक फ़िज़ा पैदा हुई है, ज़ाहिर है वो अफसोसनाक है, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी कसूर है कि आपने पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल एंटिटी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आप ये समझते हैं कि आप ही कुल्लो वाहिद हैं और उसके अलावा बाकी सब पे बुलडोज़र चला दिया जाए। कोई सोच आती है कि नहीं, आपने सियासी हकीकतों को तस्लीम करना है, अपने बयानियों पर चलना है, फिर ठीक है देखा जाएगा, आवाम जो फ़ैसला करते हैं वो करें, लेकिन आप के अंदर एक ये जो तर्ज़ अमल है कि किसी और को तस्लीम नहीं करना सिवाय खुद के।
देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये है कि हम एक बहुत गलत मफरूज़े के ऊपर ये सारी इमारत खड़ी करके और उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए मुल्क जो है ना वो आवाम के साथ होता है, और आवाम की बेहतरी के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, उनकी फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक इलेक्शन प्रोसेस से आगे आती हैं और कमिटमेंट लेके आती हैं अपने मैनिफेस्टो के साथ, और इस तरह से ये निज़ाम चलता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेक होल्डर समझते हैं, हम आवाम को बीच में से माइनस कर देते हैं। असल तो स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम है, जिनके साथ लेकिन जो बदसलूकी हो रही है। ये अहमद अवैस साहब, ये ख्याल भी तो आपको बस्यार खराबी के बाद ही आया है ना कि जी असल हकीकत अवाम है। जब आप भी एक तो पहले भी कहा खास दर्जे पर फायज थे, तो उस वक्त आपको भी कोई सोच इस तरह की नहीं आती थी। हम तो जब हुकूमत में थे उस वक्त भी ये बात की। आपने देखा कि कोविड आई, जिस वक्त कोविड के ज़माने में बाकायदा तौर पे तमाम बिलो पॉवर्टी लाइन जो एक ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको 12,000 रुपये पर पर्सन जो है उनको दिए गए थे, बाकायदा कैश दिए गए थे, क्योंकि सारे सर वो रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत को करना था। शहलाजा साहब आप कुछ कहना चाहिए? मेरे पास एक आखिरी मिनट है, मेरा एक बड़ा देखिए मैं अवैस साहब के लिए ये कहूंगी कि 10 साल आपके पास आ रहा हूं, 10 साल बिला शिरकत गैरे इनका केपी में हुकूमत थी। 79 बिलियन से इन्होंने कर्जा 1000 बिलियन कर दिया, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाया, एहतसाब का इदारा बंद किया। आ गया शहलाजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। अहमद अवैस साहब और ये जो बात कर रहे हैं कोविड की, इनके कायद कहते थे मामूली नजला जुकाम है, एयरपोर्ट पे हमने डेस्क लगाई थी और हमने शुरू किया था, और वो जो आपने पैसे बांटे वो आपने BISP के थ्रू बांटे थे, जो हमारा प्रोग्राम था। अच्छा ठीक है अहमद अवैस साहब, जमाने में आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास आखिरी मिनट है जी। अहमद अवैस साहब देखिए आप मुझे बोले दें। देखिए उस ज़माने में, उसी साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं, आप इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाली बात मैं आपको कर रहा हूँ, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एवर हाईएस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में $37 बिलियन की। मैं अहमद अवैस साहब, मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन इसका जवाब ये है कि दैट वाज वन ऑफ कोविड आया और उससे पहले 3.75 जो थी वो एक्सपोर्ट थी। नहीं, और ये, मैं ये इसका जवाब नहीं दिखा है, सकती। लेकिन मेरे प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो रहा है और जीडीपी बहुत नेगेटिव हुई शुक्रिया आपके रफीक दौर में रिजवाना कोविड साहब, से बहुत पहले। शुक्रिया शैला रजा साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। नाज़रीन आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।